मेरा नाम एना है और लगभग 2 साल पहले मैंने बेघर लोगों के लिए एक आश्रय स्थल में स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू किया था। यह एक साधारण लेकिन आरामदायक जगह थी, समर्पित लोगों से भरी हुई जिन्होंने मदद करने की पूरी कोशिश की। मैं अपने जीवन में एक जटिल समय में था। एक दर्दनाक ब्रेकअप के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ सार्थक करने की जरूरत है, कुछ ऐसा जो मुझे फिर से उपयोगी महसूस कराए। आश्रय स्थल पर मेरी दिनचर्या मूल रूप से रसोई में मदद करना, भोजन परोसना और कभी कभी सिर्फ सुनना था। यह आश्चर्यजनक था कि कैसे एक बातचीत किसी का दिन बदल सकती है, लेकिन यह उन सामान्य दिनों में से एक था जब कुछ चीज ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि अनियमित अंतरालों पर आश्रय स्थल पर बार बार आने वाले कुछ लोग गायब हो जाते थे। कुछ लोगों के लिए बिना चेतावनी के चले जाना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन इसमें एक अजीब पैटर्न था। हमेशा वे लोग होते थे जो युवा होते थे या स्वस्थ प्रतीत होते थे, और उनके गायब होने से पहले मैंने उन्हें एक ऐसे आदमी से बात करते देखा था जो ऐसा नहीं करता था। ऐसा लगता है जैसे वह आश्रय स्थल पर था। वह हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, बेदाग सूट और अधिकार की आभा के साथ लोग बिना किसी सवाल के उनका सम्मान करते थे। पहले तो मुझे लगा कि यह महज एक संयोग है। हो सकता है कि इन लोगों को काम मिल गया हो या रहने की जगह मिल गई हो और इसीलिए वे आश्रय स्थल पर नहीं लौटे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे कुछ अजीब सा नजर आने लगा। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि वे कहाँ जा रहे हैं। मैंने अन्य स्वयंसेवकों से सावधानी से पूछा, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके लिए यह कुछ स्वाभाविक था। हालांकि मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ गलत था। विशेषकर प्रत्येक गायब होने के बाद अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी भी कई दिनों के लिए गायब हो जाता था, केवल वापस लौटने और उसी पैटर्न को दोहराने के लिए। एक दिन भोजन बांटते समय मैंने उस आदमी को कार्लोस नाम के एक युवक से बात करते देखा। वह एक शांत लड़का था जिसे भोजन के बदले आश्रय की सफाई में मदद करने की आदत थी। मैंने देखा कि उस आदमी ने फुसफुसाकर उससे कुछ कहा और कुछ मिनटों के बाद कार्लोस उसके साथ चला गया। वह कभी वापस नहीं आया। वह आखिरी तिनका था। मैंने निर्णय लिया कि मुझे पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है, भले ही किसी को भी चिंता नहीं थी। मैंने प्रत्येक गुमशुदगी का सूक्ष्म नोट्स बनाया और उन्हें उस व्यक्ति की यात्राओं से जोड़ा। यह स्पष्ट था कि वह किसी न किसी तरह से इसमें शामिल था। मेरा पहला विचार उसका अनुसरण करने का था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह बहुत जोखिम भरा होगा। वह हमेशा इतना चौकन्ना रहता था कि उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। मैंने रणनीति बदलने का फैसला किया। कुछ ऐसे लोगों से बात करें जो अभी भी आश्रय में आते थे, जिन्होंने इसके साथ बातचीत की थी लेकिन गायब नहीं हुए थे। यहीं पर मेरी मुलाकात रोजा नामक महिला से हुई जो आश्रय स्थल के पीछे रहती थी। उसने अपनी आवाज में एक निश्चित भय के साथ मुझसे कहा कि वह व्यक्ति युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। उनके अनुसार वे काम और एक नई शुरुआत के वादे थे, लेकिन उनके स्वर में कुछ ने मुझे बताया कि और भी बहुत कुछ था। जब मैंने पूछा कि क्या वह जानती है कि वह लोगों को कहाँ ले जाता है, तो उसने दूसरी ओर देखा और बुदबुदाया, वह इसे क्लिनिक कहता है, लेकिन वहाँ से कोई वापस नहीं आता। इसके साथ ही मैंने विवेक पूर्वक जाँच शुरू कर दी। मैंने इंटरनेट पर खोज की, अन्य बेघर लोगों से पूछा, लेकिन जानकारी दुर्लभ थी। एक दिन तक आश्रय के एक कार्यालय की सफाई करते समय मुझे फर्श पर एक कार्ड पड़ा हुआ मिला जिस पर एक संगठन का नाम लिखा हुआ था जो परोपकारी लग रहा था। लोगो सुंदर था, कुछ ऐसा जो आत्मविश्वास व्यक्त करता था, लेकिन असुविधा की भावना केवल बढ़ गई। संगठन का नाम रोजा द्वारा बताए गए नाम से मेल खाता था। यह कुछ क्लिनिका नोवा विदा जैसा था। कार्ड के पीछे एक पता। मैंने फैसला किया कि मुझे वहां जाना चाहिए, भले ही मेरा दिल यह सोचकर जोरों से धड़क रहा था कि मुझे क्या मिलेगा। अगले दिन एक दोस्त से मिलने के बहाने मैंने कार्ड पर दिए पते पर बस ली। क्लिनिका नोवा विदा एक उच्च वर्ग के पड़ोस में ऊंची दीवारों और सुरक्षा कैमरों से घिरे एक भव्य इमारत में स्थित था। बाहर से देखने पर यह उस तरह की जगह लगती थी
जहां अमीर लोग विशेष उपचार चाहते थे, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। जब मैं सेवाओं के बारे में जानकारी में रुचि होने का दिखावा करते हुए रिसेप्शन के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि गलियारों में कोई मरीज नहीं चल रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर भी नजर नहीं आ रहे थे। बस सुरक्षा गार्ड और रिसेप्शनिस्ट थे जो बुनियादी बातों से परे कोई भी जानकारी नहीं देने के लिए प्रशिक्षित लग रहे थे। एक सेवा की प्रतीक्षा करते समय मैंने देखा कि गलियारे के अंत में एक लिफ्ट का उपयोग लगातार वर्दीधारी पुरुषों द्वारा किया जाता था, जो बक्से और फोल्डर्स ले जाते थे। सब कुछ अति गोपनीय लग रहा था। जब एक रिसेप्शनिस्ट मेरे पास आई और कहने लगी कि कोई आएगा और मेरी मदद करेगा, तो मैंने कोई बहाना बनाया और बाथरूम में चला गया। वहाँ मैंने उस स्थान की खोज करने का अवसर लिया। तभी मैंने आधे खुले दरवाजे से बातचीत सुनी। किसी ने कठोर स्वर में कहा, नए दाताओं को आज ले जाया जाएगा। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। दाताओं, इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन यह बहुत गलत लग रहा था। मैं अपने दिल की धड़कनों के साथ बाथरूम से बाहर निकला, शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग बवंडर में था। दानकर्ता और परिवहन निश्चित रूप से एक वैध क्लिनिक के विचार में फिट नहीं थे। मैं बाहर निकलने का बहाना करते हुए धीरे धीरे गलियारे से नीचे चला गया, लेकिन हर विवरण पर ध्यान दे रहा था। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे रोक दिया। एक आंशिक रूप से खुला सुरक्षा द्वार, अंदर एक अस्थायी ऑपरेटिंग रूम जैसा प्रतीत होता था। स्पष्ट दृश्य में चमकदार रोशनी, गर्नियां और शल्य चिकित्सा उपकरण थे। मेरी सांसें भारी हो गईं और गिरने से बचने के लिए मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा। परिदृश्य बहुत स्पष्ट था। यह कोई सामान्य क्लिनिक नहीं था। वहाँ कुछ भयानक घटित हो रहा था। इससे पहले कि मैं निर्णय ले पाता कि मुझे क्या करना है, मैंने कदमों की आहट अपनी ओर आती सुनी। घबराहट में मैं एक अंधेरे कमरे में चला गया, शायद एक भंडारण कक्ष, और यथासंभव चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। बाहर कदम रुक गए। एक गहरी आवाज ने कहा, क्या तुमने यहाँ किसी को देखा? जब उन्होंने दालान की जांच की तो मेरा पूरा शरीर कांप गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मुझे पहचान लिया गया है, लेकिन कदम दूर जाने लगे। मैंने कुछ मिनट तक इंतजार किया, जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि रास्ता साफ है, और मैं ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश करते हुए जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गया। जब मैं अंतः सड़क पर पहुंचा तो हवा भारी लग रही थी और मेरे आसपास की दुनिया धुंधली लग रही थी। मुझे पता था कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, लेकिन डर लगभग स्तब्ध कर देने वाला था। जब मैं घर पहुंचा तो मैं शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से थक गया था। मेरा मन बार बार उस जगह के दृश्यों को याद करता रहा, लेकिन डर के बीच मेरे अंदर कुछ ने मुझसे कहा कि मैंने जो देखा है उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैंने साहस करने और एक दोस्त क्लारा को फोन करने का फैसला किया, जो एक खोजी पत्रकार के रूप में काम करती थी। वह एकमात्र व्यक्ति थी जिसे मैं जानता था, जिसके पास इसे उजागर करने में मदद करने के लिए पर्याप्त संसाधन और साहस था। मैंने जो कुछ भी देखा था, हर विवरण समझाया और उससे मेरा नाम किसी भी जांच से दूर रखने के लिए कहा। क्लारा ने ध्यान से सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के जांच करने के लिए सहमत हो गई। लेकिन एना, यह खतरनाक है। यदि वे तस्करी में शामिल हैं, तो वे रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को चुप कराने में संकोच नहीं करेंगे। अगले दिनों में क्लारा को ऐसी जानकारी मिली जिससे मेरे संदेह की पुष्टि हो गई। तथाकथित क्लिनिका नोवा विडा एक अंग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा था, जो बेघर लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर देश भर के कई शहरों में संचालित होता था। उनकी खोजें भयावह थीं। उन्होंने पीड़ितों को काम या चिकित्सा उपचार के वादे के साथ फुसलाया, लेकिन वास्तव में उन्हें बहुत गहरे उद्देश्यों के लिए दृश्य से हटा दिया। क्लारा ने सबूत इकट्ठा करना और एक बड़ी कहानी पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वह जानती थी कि ऑपरेशन को बंद करना सुनिश्चित करने के लिए हमें अधिकारियों को शामिल करने की आवश्यकता होगी। तभी हमने फैसला किया कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके साथ पुलिस के पास जाएंगे। हर चीज को पुलिस तक ले जाना हमारी अपेक्षा से अधिक जटिल था। क्लारा को डर था कि सिस्टम के भीतर ही कोई शामिल हो सकता है, इसलिए हमने एक ऐसा पुलिस स्टेशन चुना जो उच्च प्रभाव वाले मामलों के लिए प्रतिबद्ध अधिकारियों के लिए जाना जाता है। जब हमने सबूत सौंपे
जिसमें क्लारा द्वारा प्राप्त ऑडियो रिकॉर्डिंग और क्लिनिक का पता भी शामिल था, तो प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। जहां कुछ अधिकारी मदद करने को तैयार दिखे, वहीं अन्य झिझक रहे थे, मानो जोखिम मोल ले रहे हों। हालांकि मारियाना नाम की एक अन्वेषक ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। वह अनुभवी थी और उसने स्पष्ट कर दिया कि वह रिपोर्ट को गंभीरता से लेगी। उन्होंने आश्वासन दिया, इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम इसमें शामिल सभी लोगों को पकड़ने के लिए सावधानी से काम करेंगे। अगले कुछ दिनों में मेरा जीवन तनाव से भरा हुआ हो गया। क्लारा और मुझे ऑपरेशन पूरा होने तक आश्रय के साथ किसी भी संपर्क से बचने और सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने का निर्देश दिया गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर समय मुझ पर नजर रखी जा रही हो। मेरे पीछे कदमों की आवाज या फोन की घंटी भी मुझे डर से उछलने पर मजबूर कर देती थी। कुछ रातों में मैं मुश्किल से ही सो पाया, ऑपरेटिंग रूम की छवियों और क्लिनिक में सुनाई देने वाली आवाजों से परेशान होकर। लेकिन साथ ही इस विचार ने कि यह अंततः समाप्त हो सकता है, मुझे जारी रखने की ताकत दी। लगभग 2 सप्ताह बाद मुझे अन्वेषक मारियाना का फोन आया। उन्होंने बताया कि पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने एक तलाशी वारंट प्राप्त कर लिया था और क्लिनिक पर अचानक छापेमारी की योजना बना रहे थे। मारियाना ने मुझे घर पर रहने के लिए कहा, लेकिन मुझे आश्वासन दिया कि वह मुझे प्रगति के बारे में सूचित करती रहेगी। वह रात अंतहीन लग रही थी। मैं अपने हाथों में फोन लेकर सोफे पर बैठ गया। मेरा ध्यान भटकाने के लिए टीवी पर कोई चैनल चालू कर दिया, लेकिन मैं बस यही प्रार्थना कर सकता था कि वे समय पर पहुँचें और जो कोई भी वहाँ हो उसे बचा लें। अगली सुबह आखिरकार फोन बजा। यह मारियाना थी, जिसकी आवाज में राहत और गंभीरता का मिश्रण था। हमने यह किया, उसने कहा। ऑपरेशन सफल रहा। उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें वह अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी भी शामिल था जिसे मैंने आश्रय स्थल पर कई बार देखा था। वह स्थान उन दस्तावेजों और उपकरणों से भरा हुआ था जो अंग तस्करी योजना की पुष्टि करते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कई पीड़ितों को अभी भी जीवित पाया, जो भयावह परिस्थितियों में रखे गए थे और संसाधित होने का इंतजार कर रहे थे। उनमें से मुझे आश्चर्य हुआ, वह युवक कार्लोस भी था जो कुछ सप्ताह पहले गायब हो गया था। वह कमजोर था लेकिन जीवित था और उसे सुरक्षित अस्पताल ले जाया जाएगा। यह जानकर कि कार्लोस जीवित है, राहत और दुख का मिश्रण मिला। राहत इस बात की है कि उन्हें और अन्य लोगों को दूसरा मौका मिला, लेकिन यह सोचकर दुख हुआ कि कितने लोग उतने भाग्यशाली नहीं थे। मारियाना ने मुझे बताया कि ऑपरेशन तो बस शुरुआत थी। अन्य राज्यों में शाखाओं के साथ तस्करी का नेटवर्क हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। फिर भी उस आधार को नष्ट करना एक महत्वपूर्ण झटका था और एकत्र किए गए सबूत जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पर्याप्त होंगे। मुझे अपने कंधों से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ, लेकिन इस अनुभव ने मुझ पर गहरे निशान भी छोड़े। कार्लोस को बचाए जाने, कमजोर किए जाने और डरे हुए होने की छवि अभी भी मेरे विचारों में दिखाई देती है। उसके बाद क्लारा ने लेख प्रकाशित किया और मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। जिस आश्रय स्थल में मैंने स्वेच्छा से काम किया था, उसे कड़ी जांच से गुजरना पड़ा, लेकिन यह साबित हो गया कि उनका इस योजना से कोई सीधा संबंध नहीं था। फिर भी बहुत से लोग डर के मारे दूर रहे और आश्रय ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मेरे लिए यह एक चक्र का अंत था। मैंने फिर कभी स्वेच्छा से काम नहीं किया, लेकिन मैंने संगठनों को एक अलग तरीके से समर्थन देना, दान देना और विश्वसनीय परियोजनाओं को प्रचारित करने में मदद करना शुरू कर दिया। किसी भी चीज से अधिक इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, यहाँ तक कि सबसे परोपकारी वातावरण में भी, और कुछ गलत होने पर चुप्पी कभी भी एक विकल्प नहीं होनी चाहिए। जब भी मैं यह कहानी सुनाता हूँ, मुझे कृतज्ञता और जिम्मेदारी का मिश्रण महसूस होता है। कार्य करने का साहस दिखाने के लिए आभार, लेकिन जो मैंने अनुभव किया उसे साझा करना जारी रखने की जिम्मेदारी भी। यही बात मुझे आज यहाँ इस स्थान तक ले आई है। मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग जाने कि डर के बावजूद भी बदलाव लाना संभव है। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं,
तो मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस कहानी ने आपको किसी भी तरह से प्रभावित किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह की कहानियाँ सुनने की जरूरत है और हम मिलकर दूसरों को अन्याय के सामने चुप न रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।